तो उनका कहना है कि जो सिलेबस तुमको पढ़ाया गया है उसमें से अगर तुम कभी एप्लीकेशन करने की कोशिश करोगे तो शायद 10 या 20% देश के काम आ सकता है। 80% सिलेबस जो तुमको पढ़ाया गया है वो अमेरिका को ध्यान में रख के पढ़ाया गया, यूरोप को ध्यान में रख के पढ़ाया। तो मैंने कहा आपने तो पहले से ही व्यवस्था कर रखी है कि हम लोग मजबूरी में यहां से भागें। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए व्यवस्था जो की गई है आईआईटी में पढ़ने की, तुमको मालूम है इतने सब्सिडाइज रेट पर तुम बीटेक करके निकलते हो, वहां से एमटेक करके निकलते हो, इतनी कम फीस में तुमको वहां पढ़ाई हो जाती है। तो ये आता कहां से है सब्सिडी? तो मैंने कहा कहां से आता है? कि अमेरिका से आता है। तो अमेरिका से पैसा आ रहा है और अमेरिका के हिसाब का सिलेबस अगर हम पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम उनके लिए तैयार हो रहे हैं। और आप जानते हैं कि आईआईटी से निकलने वाले पोस्ट ग्रेजुएट तो शायद ही एक आध मिलेंगे जो देश में रुकते हैं, ग्रेजुएट रुकते नहीं इस देश में। और कैंपस इंटरव्यू अब जब से शुरू हो गए हैं तब से लाइन लगी हुई है, दनादन यहां से जा रहा है। एक दिन मैंने यशपाल साहब से पूछा कि आपने कुछ कैलकुलेशन किया है देश का क्या नुकसान हो रहा है? तो उन्होंने कहा हां इतना तो अंदाजा लगता है मुझे। अब मैंने कहा क्या अंदाजा है आपका? तो उनका एस्टीमेट है कि हर साल हम ब्रेन ड्रेन के मार्फत 15 to 20 बिलियन डॉलर लूज कर रहे हैं एवरी ईयर। तो हर साल हम 15 से 20 अरब डॉलर का नुकसान करते हैं जब इस देश का इंजीनियर, इस देश का डॉक्टर, इस देश का प्रोफेशनल मैनेजमेंट का या इस देश का सॉफ्टवेयर का, कंप्यूटर का इंजीनियर देश के बाहर चला जाता है और अमेरिकन इकोनॉमी में खप जाता है। और दूसरी बात मुझे भी समझ में आई, जिन दिनों मैं यूरोप में घूमता था कुछ अमेरिकन ब्लॉक की खबरें भी अंदाजा लगना शुरू हुआ था और काफी मैगजीन्स में वहां की मंगाता रहता हूं ये जानने के लिए। हुआ यह है कि पिछले 15-20 साल में अमेरिकन इंटेलेक्ट में बहुत कमी आई है और उसके कई कारण हैं। उसका सबसे बड़ा कारण वहां के सोशल रिएक्शंस हैं। तो अमेरिकन इंटेलेक्ट बहुत कम हुआ है पिछले 15-20 साल। और आपको आश्चर्य होगा कि पिछले 20 साल से अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में जो टॉपर्स निकले हैं वो सब नॉन अमेरिकन हैं। या तो वो एशियंस हैं या तो वो लैटिन अमेरिकन हैं। यूरोपियंस लोग भी नहीं है वहां के टॉपर की लिस्ट में। तो एशियंस लोग वहां टॉप कर रहे हैं या लैटिन अमेरिकन टॉप कर रहे हैं। और पिछले 20 साल से चूंकि अमेरिकन इंटेलेक्ट में बहुत कमी आई है और पिछले 20 साल से अमेरिका में जो टेक्नोलॉजी का काम करने वाले और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें ड्रॉप आउट परसेंटेज बहुत तेजी से बढ़ गया। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय की एक मैगजीन, एक जर्नल मेरे पास आता है, त्रैमासिक है, ट्राई मंथली है, 3 महीने में एक बार आता है। उसमें एक स्टैटिस्टिक्स उन्होंने दिया है कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में जो खासकर टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, प्रोफेशनल बन रहे हैं, उनमें से 70% स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट होते हैं। सिर्फ 30% स्टूडेंट हैं जो एडमिशन लेते हैं और अपनी आखिरी कक्षा पास करते हैं। माने फर्स्ट ईयर में लिया तो सेकंड ईयर में गए, सेकंड से थर्ड में गए, थर्ड से फोर्थ में गए। तो ऐसे सिर्फ 30% स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन लेने के बाद आखिरी समय में पास आउट होकर निकलते हैं। तो उनके यहां पिछले 15-20 साल में इंटेलेक्ट में भयंकर कमी आई है और उनके जो इंटेलेक्ट की कमी है उसको वो पूरा करने के लिए अपना दरवाजा खोल के बैठे हैं कि भारतीय लोग आ जाएं, चाइनीज लोग आ जाएं, जापानीज लोग आ जाएं या यूरोप के कहीं दूसरे हिस्से से आ जाएं। यूरोप के लोग तो ज्यादा जाते नहीं वहां पे, लैटिन अमेरिका के लोग आ जाएं। और वहां यह भी माना जाता है कि ये भारतीय लोग हैं जो यहां आकर बहुत सस्ते दाम पर काम करने को तैयार हो जाते हैं। उनका इंजीनियर जितनी तनख्वाह मांगेगा उससे 1/3 तनख्वाह में यहां का आदमी काम करने को तैयार हो जाता है क्योंकि उसने डॉलर देखा नहीं कभी जीवन में। वहां पहुंचने के बाद अगर थोड़ा सा भी डॉलर का लालच मिला तो वो चालू हो जाता है उतने में। और अमेरिकन गवर्नमेंट को क्या फायदा है? तो एक दिन प्रोफेसर यशपाल ही मुझको कह रहे थे कि देखो राजीव, अमेरिकन गवर्नमेंट एक साल में जो क्रीम खींचती है एशिया से, लैटिन अमेरिका के देशों से, तो अमेरिकन गवर्नमेंट जो क्रीम खींचती है एशिया और लैटिन अमेरिका से, अगर यही क्रीम अमेरिका को अपने यहां प्रोड्यूस करनी पड़े तो अमेरिकन गवर्नमेंट का कितना खर्चा होगा? तो उनका कहना है ऑन एन एवरेज अमेरिकन गवर्नमेंट का एक साल में 150 से 200 बिलियन डॉलर का खर्च होगा जो उनको बहुत सस्ते दाम पर मिल जाता है। तो हम लोग हैं दोस्तों, पढ़ते यहां हैं, मेहनत यहां करते हैं, खाते यहां की हैं और जो भी तकलीफ होते हैं वो यहीं हैं और बजाते हैं फिर जाके अमेरिका की।
बजाते हैं यूरोप। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा, कभी गर्व भी हो सकता है, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है, मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट जो है MIT, तो मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट में 60% साइंटिस्ट एशियन है जो बेसिक रिसर्च के काम में लगे, 60%। और उसके बावजूद क्या होता है? उसके बावजूद यह होता है कि हम लोग बड़े फक्र से चले तो जाते हैं अमेरिका, लेकिन वहां जाने के बाद आपको मालूम नहीं कि हमेशा आपको सेकंड और थर्ड ग्रेड सिटीजन ही ट्रीट किया जाता है। एक मेरे परिचित हैं जिनका नाम है आनंद मोहन चक्रवर्ती। ये वो व्यक्ति हैं जिनको पेटेंट मिला था अमेरिका में यहां से जाने के बाद, और इन्होंने एक नए तरह की डिबेट शुरू की अमेरिका में जाने के बाद। पहले वो यहां CSIR में काम करते थे, CSIR से चले गए वो अमेरिका, उनको प्रोजेक्ट में एक में काम करने का मौका मिला, तो वहां पहुंचकर उन्होंने एक नए तरह का काम किया था। वो कहते हैं कि वो इन्वेंट्री काम था, लेकिन अमेरिकन ब्लॉक में कहते हैं कि वो बहुत इन्वेंट्री काम तो नहीं था, थोड़ा सा डिस्कवरी टाइप का काम था, लेकिन फिर भी उनको पेटेंट मिला। और पेटेंट मिलने के बाद आनंद मोहन चक्रवर्ती का नाम काफी तेजी से अमेरिकन ब्लॉक में चला, और काफी हमको गर्व होता था कि वो इंडियन साइंटिस्ट हैं, और इंडियन साइंटिस्ट हैं तो उनको इतना ज्यादा सम्मान वहां मिल रहा है। लेकिन आज तक आनंद मोहन चक्रवर्ती को जिस स्टेज पर पहुंच जाना चाहिए था, वहां से बार बार नीचे धकेला गया। माने उनका बॉस हमेशा अमेरिकन ही रहेगा, वो चाहे जितने इंटेलेक्ट वाले हों, चाहे उनका जितना बेसिक रिसर्च का काम हो, लेकिन अमेरिका वाला जो उनका बॉस है वो चाहे जितना डफर होगा, चाहे जितना बेवकूफ और इडियट होगा, वो आनंद मोहन चक्रवर्ती को कभी भी अपना बॉस स्वीकार करने की हैसियत नहीं आने देगा। और वही उनके साथ हुआ है। और ये आनंद मोहन चक्रवर्ती का केस अकेला केस नहीं है, यही केस डॉक्टर हरगोविंद खुराना का रहा। डॉक्टर हरगोविंद खुराना की रिसर्चेस को उन्होंने मान्यता दी, और डॉक्टर हरगोविंद खुराना की रिसर्चेस को उन्होंने पब्लिश भी किया, और अमेरिका की 2-3 कंपनियों ने डॉक्टर खुराना के रिसर्च पर पेटेंट भी इशू कराए। और डॉक्टर खुराना की तरफ से पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने के लिए उस समय $5 लाख की जरूरत थी, वो भी जमा किए उन्होंने। लेकिन डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जब इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बनाने की बात आई तो कभी भी स्वीकार नहीं किया गया। उनके ऊपर एक अमेरिकन डफर आदमी था जिसको शायद ही बेसिक रिसर्च का कोई अनुभव था, वो हमेशा डॉक्टर खुराना का बॉस रहा, और डॉक्टर खुराना उसके 70 BNT रहे, काम करते रहे। और ये डॉक्टर हरगोविंद खुराना या आनंद मोहन चक्रवर्ती, ये कोई 1-2 नाम नहीं है, ऐसे ढेर सारे नाम मैं आपको दे सकता हूं, जो गए जरूर यहां से अमेरिका, गए जरूर यहां से यूरोप, लेकिन वहां जाने के बाद हमेशा उनको व्हाइट स्किन का जो एग्रेशन है उसको झेलना पड़ा। तमाम बुद्धिशाली होने के बावजूद, तमाम समर्थवान होने के बावजूद उनको यह होना पड़ा। और अमेरिकन ब्लॉक और यूरोपियन ब्लॉक में कभी भी मानते नहीं वो आपको कि आप कोई फर्स्ट ग्रेड सिटीजन भी हो सकते। और अब एक नए तरह की घृणा फैलने लगी है यूरोप में, खासकर फ्रांस में, जो अमेरिकन इंजीनियर्स काम करते हैं, जो अमेरिकन टेक्नोक्रेट्स हैं, जो इंडियन टेक्नोक्रेट्स हैं, फ्रांस में काम करते हैं, और वहां मैथमेटिशियंस काफी हैं। हमारे यहां के काफी मैथमेटिशियंस फ्रांस में हैं, और काफी मैथमेटिशियंस ने बेसिक रिसर्च के काम किए हैं। उन लोगों को अब वहां एक विचित्र तरह की घृणा का शिकार होना पड़ रहा। और फ्रांस में अब एक खतरनाक तरह की राष्ट्रवादी प्रवृत्ति उनमें उभर रही है, और वहां इस तरह की बात करने लगे हैं लोग कि ये इंडियंस लोगों ने, चाइनीज लोगों ने, जापानीज लोगों ने, मलेशियंस लोगों ने, और ये जो मंगोलियन रेस के लोग हैं, इन्होंने आके हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज खत्म कर दी। तो अब उनको एक एक करके लाइन में लगाने का काम शुरू हो रहा। और मैं आपको ताजा उदाहरण देना चाहता हूं न्यूजीलैंड का। पिछले 10 वर्षों में न्यूजीलैंड से हमारे एशियन ब्लॉक के 1.5 लाख लोगों को निकालकर बाहर किया गया न्यूजीलैंड, और इतने अपमानजनक तरीके से उनको बाहर निकाला गया। उनमें से कुछ लोग जब वापस लौटे भारत में, तो मैंने उनसे उनकी कहानी सुनी, तो उन्होंने कहा कि राजीव, हमारी जितनी प्रॉपर्टी थी पूरी सब सीज कर ली, सिवाय एक टिकट के हमको कुछ नहीं दिया कि जाइए भारत भाग जाइए। उसमें एशियंस लोगों के साथ इतनी बुरी तरह से बर्ताव किया गया। तो एक तरफ आप वहां जाएं, और वहां जाने के बाद जब आप सेकंड ग्रेड सिटीजन हो जाएं और उनके नौकर की तरह से काम करें, और वहां क्या बात कही जाती है। एक बार मैंने वहां के एक वैज्ञानिक से पूछा कि आप क्या मानते हैं, तो उन्होंने कहा, देखो, इंडियंस लोग हैं या एशियंस लोग हैं, इनकी 2 क्वालिटीज हैं। एक तो कम पैसे पे काम करते हैं और बड़ी मेहनत से काम करते हैं। हाँ, आप कनाडा में जाइए,
कनाडा में एक मुहावरा चलता है, और वो मुहावरा नहीं है, सच्चाई है। कनाडा में जाइए, किसी भी अच्छे डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंच जाइए और उससे कहिए कुछ बात, तो वो डॉक्टर से आप पूछिए कि बेस्ट सर्विस चाहिए मुझे, तो कहेगा इंडियन डॉक्टर के पास जाओ, मेरे पास मत आओ। तो ये कनाडा में मुहावरा नहीं है, अब ये सच्चाई है। सबसे अच्छी सर्विसेज कनाडा में जो डॉक्टर्स दे पाते हैं वो इंडियंस हैं, और यही ब्रिटेन में हालत है। सबसे अच्छी सर्विसेज जो दे पाते हैं वो इंडियन डॉक्टर्स हैं। और तब मुझे लगता है कि हर साल हम हमारे देश के हिसाब से अगर लगाएं तो 15 से 20 बिलियन डॉलर का हम लॉस करते हैं नेशनल एक्सचेकर का, और अमेरिका को फायदा ही फायदा है कि इतनी क्रीम को तैयार करने में उसको हर साल 150 से 200 बिलियन डॉलर खर्च करना पड़ेगा। वो सारा का सारा माल उसको 15 से 20 अरब डॉलर में मिल जाता। तब प्रश्न ये है कि हम किसके लिए सर्व करें और क्यों करें। और यहीं पर राष्ट्र की बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, जहां की सर्विसेज हमने ली हैं और इन सर्विसेज में से पढ़कर ही हम इतने बड़े हुए हैं, उस राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं। क्योंकि मैंने नहीं देखा मेरे जो साथी गए हैं वापस लौट के आए हों इस देश को सर्व करने के लिए। क्योंकि हमारे यहां आजादी के बाद से एक भी ऐसा कानून नहीं है कि भारत सरकार इस देश के ब्रेन ड्रेन को रोक सके। एक भी कानून इस देश में ऐसा नहीं है। बीच में एक बार पंडित नेहरू ने कोशिश की, और पंडित नेहरू की कोशिश ये थी कि इस देश का ब्रेन ड्रेन रोका जाए और इस देश में ऐसा कानून बना दिया जाए जैसे उस समय अमेरिका में चलता था, यूरोप में चलता था। तो पंडित नेहरू ने जब जब वो कानून बनाने की कोशिश की, तब तब बाहर से धमकी ये आई कि अगर आपने ये कानून बनाया तो हम IITs को मदद देना बंद कर दें। तो उन IITs को मदद बंद हो जाएगी और वो चल नहीं पाएंगी। इसी लालच में इस देश में वो कानून आज तक नहीं बन पाया, और अभी तक वो बिल पंडित नेहरू के जमाने में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था 1957 में ब्रेन ड्रेन रोकने के लिए, वो बिल आज तक इस देश में पारित नहीं हो पाया। और शायद हो पाएगा, इसमें मुझे शक है। क्योंकि अगर हम उनसे पैसा ले रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट्स को चलाने के लिए, तो उनकी शर्तें माननी पड़ती हैं। क्योंकि हिंदी में एक कहावत है, वो शायद मराठी में भी होगी, जो धन देता है वो अपनी धुन बजवाता है। अगर आपके IITs के लिए पैसा आ रहा है अमेरिका से एड के नाम पर, तो आप अमेरिका की धुन बजाएंगे ही, आप अपने देश की धुन नहीं बजा सकते। तो इसमें दोस्तों नुकसान एक तो देश का आर्थिक रूप से है, और दूसरा उससे बड़ा नुकसान जानते हैं क्या है, कि जो बेस्ट क्रीम है मेरे देश की, वो जब देश के बाहर चली जाती है तो देश हमारा फंडामेंटल रिसर्चेज में बहुत पीछे रह जाता है। कई बार मैं ये सोचता हूं कि जो आनंद मोहन चक्रवर्ती ने अमेरिका में जाके किया, अगर वही हिंदुस्तान में किया होता, जो काम डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने अमेरिका में जाके किया, वही काम अगर हिंदुस्तान में किया होता, तो शायद इस देश में फंडामेंटल रिसर्चेज के काम को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिली होती। और पिछले कई वर्षों से हमारे देश में बेसिक रिसर्च का काम, अगर मैं कहूं तो करीब करीब ठप पड़ा हुआ। और आप एक बात जान लीजिए ये, कि अगर बेसिक रिसर्च नहीं होगी किसी देश में, तो आप अप्लाइड फील्ड में कुछ नहीं कर सकते सिवाय दूसरों की नकल करने के। और वही इस देश में ज्यादा हो रहा है। मुझे तकलीफ इस बात की है कि हमारे देश में सबसे बड़ा स्किल्ड मैन पावर है चीन के बाद। 60,000 साइंटिस्ट हैं इस देश में इस समय। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि कोई आजू बाजू का देश हमारी टक्कर नहीं ले सकता। और दुनिया के सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस मेरे देश में, यह भी मैं आपको जानकारी दूं। अमेरिका में जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसका करीब 3 से 4 गुना ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज मेरे देश में। अमेरिका में जितने हाईटेक के रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उससे कई गुना ज्यादा मेरे देश में। अमेरिका में जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं उससे ज्यादा हमारे देश में। और यूरोप को पूरा मिला दीजिए, पूरे 12 के 12 यूरोपियन देशों को आप एक साथ मिला दीजिए, उन सब देशों में जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उससे ज्यादा हमारे पास है। और स्टूडेंट्स के लेवल पे जब भी मैं कंपैरिजन करता हूं, तो जितने स्टूडेंट्स अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं टेक्निकल फील्ड में, उससे शायद 10 टाइम्स नहीं 15-20 टाइम्स ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। तो हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेजेस की संख्या बहुत है, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बहुत है, हमारे यहां पॉलिटेक्निक्स की संख्या बहुत है, ITIs की संख्या बहुत है, हमारे यहां और दूसरे छोटे मोटे सब्सिडियरी रिसर्च इंस्टीट्यूट सब मिला दें। नेशनल लेबोरेटरीज इस देश में 44 से ज्यादा है जो CSIR के कंट्रोल में है। इतना सब होने के बावजूद जो सबसे बड़ी तकलीफ है मुझको वो ये
कि मेरे देश में नोबेल लॉरियट नहीं, एक भी नोबेल लॉरियट नहीं।